बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल इकबाल। आज की इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानूनी शहादत आर्डर को डिस्कस करना है, जो आपका लॉ गेट का सिलेबस है। इस वीडियो में हमने इसको शॉर्ट और फिंगर टिप पर डिस्कस करना है। तो बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कानूनी शहादत आर्डर जो आया है नाफिज हुआ, इन्फोर्स हुआ 20 अक्टूबर 1984। और उसके अलावा ये जो पहले इसके कानूनी शहादत आर्डर से जो हमारा पास एविडेंस को लॉ था वो कौन सा था, लॉ ऑफ एविडेंस 1872 का। उसको कानूनी शहादत QSO ने क्या किया, रिपील किया है। क्यों रिपील किया है? फॉर द कंफर्मिटी विद इस्लामिक लॉ। क्योंकि उसको हमने QSO को हमने क्या बनाया है, इस्लामिक लॉ के मुताबिक बनाया है। जो लॉ ऑफ एविडेंस था वो कुछ इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं था, तो हमने उसको क्या करिए इस्लामिक लॉ के साथ मिला के उसको रिपील कर दिया लॉ ऑफ एविडेंस को। और ये जो कानूनी शहादत ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट बिफोर इन द प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन। अब जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें QSO एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो भी आपकी लॉ की प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे वो स्पेशल कोर्ट में हो, चाहे वो किसी और दूसरी कोर्ट में हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट में हो, वहाँ पे QSO एप्लीकेबल है। अब उसके अलावा जो सेक्शन 3 है, सॉरी आर्टिकल 3, वो क्या बताता है, हु में टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है, विटनेस कौन बन सकता है। बच्चा विटनेस नहीं बन सकता, या ऐसा बंदा जिसको बहुत एजिड हो गया है और उसको अब सवाल की समझ नहीं आती तो वो भी विटनेस नहीं बन सकता। एज ऑफ मेजॉरिटी, जो भी जिसकी भी एज ऑफ मेजॉरिटी है वो पागल नहीं है, वो क्वेश्चन से समझ सकता है, तो वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, वो विटनेस के लिए मतलब कॉम्पिटेंट है। उसके अलावा जो आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 15 तक, ये जो भी सारी की सारी कम्युनिकेशंस हैं, या ये इनको बोला जाता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। मतलब आप इनको कंपेल नहीं कर सकते कि ये कोर्ट में है और आके गवाही दें। उसमें से जो चौथा है वो मजिस्ट्रेट्स के हवाले से है, जो पांचवा है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज है। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं, या जो भी उस कोर्स ऑफ टाइम के दौरान कोई भी अगर बात निकलती है तो आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि वो आगे कोर्ट में गवाही दें। अब यहाँ पे ये सारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, ये कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते, या इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कोर्ट में आने के लिए। आर्टिकल जो 16 है, इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसके पास्ट पेपर में इसके सवाल भी आए हैं अकम्प्लिस का। जिसे हम कहते हैं कि 3-4 लोग हैं, उन्होंने मिलकर कोई जुर्म किया है, अब उनके अगेंस्ट कोई गवाही नहीं मिलती, तो उनमें से एक बंदा उठता है, कहता है कि मैं इनके अगेंस्ट गवाही दूंगा, ठीक है, जो कहते हैं कि जो स्टेट का एक गवाह बन जाता है। अब जो अकम्प्लिस बनता है उसकी स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। और अकम्प्लिस हदूद केसेस में नहीं बन सकता, बाकी हर केस में बन सकता है, लेकिन अकम्प्लिस हदूद केसेस में नहीं बन सकता। अकम्प्लिस कौन होता है, जो को अक्यूज्ड के अगेंस्ट क्या देता है, गवाह बन जाता है कि हाँ भाई मैंने भी किया, लेकिन मेरे साथ इन्होंने भी किया है। अब यहाँ पे आर्टिकल 19 बताता है आपको रेस जस्टिस के बारे में। रेस जस्टिस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई रूम से बंदा निकलता है और रूम में खून हुआ पड़ा है और वो बंदा निकलता है उसके कपड़े खून आलूद हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये उसने कत्ल किया है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, रूल ऑफ रेस जस्टिस। आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि जो विटनेस है, अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, शनाख्त पीरियड। अब शनाख्त पीरियड कब होती है कि विटनेस ने पहले मुल्जिम को देखा, कहाँ पे देखा, जहाँ पर उसने जुर्म कमिट किया, और दूसरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड, तब उसको देखेगा। अगर उससे वो पहले देखता है तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं होती। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए क्या होना लाजमी है कि विटनेस ने मुल्जिम को पहली दफ़ा जुर्म करते वक्त देखा हो, और दूसरा कब देखा हो, आइडेंटिफिकेशन पीरियड के वक्त देखा हो। आर्टिकल 24 प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई से ये मुराद है कि वो अक्यूज्ड ये प्ली लेता है कि मैं जिस टाइम जुर्म हुआ, जिस टाइम रिपोर्ट हुआ जुर्म, मैं उस टाइम उधर नहीं था, मैं कहीं और था। अगर वो प्रूफ कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, वो क्या कहते हैं, उसको रिलीज किया जा सकता है। और ये प्ली ऑफ एलिबाई है वो ओनली इन द क्रिमिनल केसेस। और ये भी आपका पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये प्ली ऑफ एलिबाई हम कौन से केसेस मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। अंडर आर्टिकल 30 एडमिशन इज डिस्कस्ड। एडमिशन आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड कौन सी, इवेसिव डिनायल, जैसे हमने पढ़ा था
आर्डर 8 के अंदर रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई भी बंदा रिटन स्टेटमेंट में किसी भी फैक्ट को डिनाई करता है विदाउट एनी रीजन, तो उसे कहते हैं हम इवेसिव डिनायल, और इवेसिव डिनायल अमाउंट्स टू द एडमिशन। उसके अलावा आर्टिकल 30, उसके आगे जो आर्टिकल्स हैं वो बताए गए हैं कि आपका एजेंट जो है आपके बिहाफ पे वो भी आपके लिए एडमिशन कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आर्टिकल 37 ये कहता है कि किसी ने कन्फेशन की, और जो एडमिशन होती है वो सिविल केसेस में होता है, और जो कन्फेशन होती है वो क्रिमिनल केसेस में होती है। जो आर्टिकल 37 है यहाँ पे वो कहता है कोई भी ऐसी कन्फेशन जो किसी थ्रेट या किसी इंड्यूसमेंट के अंडर दी जाती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, वो एडमिसिबल नहीं होती, वो रेलिवेंट नहीं होती। और 38 और 39 पुलिस कस्टडी में अगर कोई भी कन्फेशन बंदा करता है तो वो रेलिवेंट नहीं होती। हाँ, एक ऐसी कन्फेशन है आर्टिकल 40 के तहत कि डिस्टिंक्ट फैक्ट्स से रिलेटेड है वो। अब फॉर सपोज एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज को पता है उस टाइम और किसी और को पता भी नहीं है, तो अक्यूज पुलिस को कहता है कि मैंने तो उसे कत्ल किया है और मैंने जिस वेपन से कत्ल किया वो मैंने इस जगह पर छुपा दिए है। तो वो अगर वो पुलिस वहाँ पे जाती है और उनको वेपन्स वहाँ पे वो मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं ये डिस्टिंक्ट फैक्ट उनको क्या हुआ, एक डिस्कवर हुआ है, तो वो एडमिसिबल होता है, वो रेलिवेंट होता है। आर्टिकल 43 डील्स विद द कन्फेशन इन द जॉइंट ट्रायल। जो जॉइंट ट्रायल होता है उसमें आर्टिकल 43 जो कन्फेशन होती है वो आर्टिकल 43 डील करता है। कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट एडमिसिबल। अब 3-4 बंदे हैं, अब चौथा एक बंदा कहता है कि मैंने इसको अपने जो साथ वाला बंदा है कि इसको मैंने उसके ऊपर प्रूव होता है, तो वो कहता है कि ये जो दूसरा बंदा इसने भी कत्ल किया, मेरे साथ किया, या इसने किसी और को कत्ल किया था। तो कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड इज नॉट एडमिसिबल। जो आपका को अक्यूज्ड है उसके लिए अगर आपको बंदा कन्फेशन करता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता। आर्टिकल 44 आर अक्यूज्ड पर्सन्स लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। जो भी अक्यूज बंदा है उसको अपने क्या करने क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, वो लायबल है क्रॉस एग्जामिनेशन होने के लिए। आर्टिकल 46 डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डाइंग डिक्लेरेशन सबसे पहले प्रिजम्पशन क्या है कि जो बंदा मरता है मरते वक्त वो झूठ नहीं बोलता। ये एक प्रिजम्पशन है आपकी कि ये एक जनरल प्रिंसिपल भी है, प्रिजम्पशन भी है कि मरते वक्त बंदा झूठ नहीं बोलता या झूठ नहीं बोल सकता। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, सिग्नल्स वगैरह के रिलेटेड भी हो सकती है। अगर वो बंदा बोल नहीं सकता, उसके सामने से उसका कातिल गुजर रहा होता है तो वो इशारा करके भी शो कर सकता है कि इसने मुझे कत्ल किया है। तो ये साइंस रिटन और क्या कहते हैं ओरल भी हो सकती है डाइंग डिक्लेरेशन। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन जो रिकॉर्ड करता है बंदा वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो टेस्टिफाई मतलब जो गवाही देने का कॉम्पिटेंट है। तो जो रिकॉर्ड करता है डाइंग डिक्लेरेशन वो उस चीज़ का कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई टेंडर एज का बंदा नहीं होना चाहिए जिसको सवाल समझ ना आए, जिसको बात सही तरीके से समझ ना आए। और जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो जो साइंस की जो हम बात करती है उसके मुताबिक होनी चाहिए। फॉर सपोज किसी ने कहा कि उसका गला कट गया था और उसने 10 मिनट के बाद मुझे बोला, तो वो इसमें तो ये होता है कि गला कटने के बाद तो बंदा एक मिनट के अंदर कोलैप्स हो जाता है। तो उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, कोरोबोरेशन उसमें भी लाजमी होती है। जैसे हमने कहा था अकम्प्लिस में कोरोबोरेशन होती है, तो उस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होनी चाहिए, अकम्प्लिस होनी चाहिए और नेचुरल डिस्टिंक्ट मतलब नेचुरल चीज़ के मुआफिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि 10 मिनट के बाद गला करने के बाद वो 10 मिनट के बाद मुझे बोला, तो ये दिस इज अगेंस्ट नेचुरल थिंग। आर्टिकल 59 से लेकर 65 तक ये डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। अब एक्सपर्ट ओपिनियन, आपको एक्सपर्ट एक ओपिनियन चाहिए होती है किसकी, किस चीज़ में, फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट्स में या हैंड राइटिंग वगैरह में। आपने जानना हो कि ये हैंड राइटिंग किसकी है तो उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपर्ट कौन बन सकता है, आपके कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हो एक्सपर्ट में, उसकी एजुकेशन देखते हैं, उसकी ट्रेनिंग देखते हैं और उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। ये तीनों चीज़ें देख के हम उससे एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने बीच में स्किप किए हैं आर्टिकल 47 से लेकर 58 तक, वो सारे के सारे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ द एविडेंस उससे मुतल्लिक हैं। अब देखो जैसे लाइक प्रीवियस जजमेंट्स वो भी क्या होती है, रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट फैक्ट होता है। जो एंट्रीज इन द बुक्स आर्टिकल 48 डील करता है वो भी क्या होती है, रेलिवेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ रेलिवेंसी। और इसमें हमने वो मेन आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जो कि लॉ गेट में रिपीट किए गए हैं और जो कि मेन एग्जाम्स में और जो कि जब पढ़ाते वक्त टीचर्स इन आर्टिकल्स पे फोर्स करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।